फ्रेंड्स नमस्कार। दौलत की नियम पुस्तक के अंतर्गत लेखक ने 95 नियमों के अंतर्गत दौलत कैसे कमाएं, कैसे बढ़ाएं और एट लास्ट धनवान कैसे बने, यह सब समझाया। अब नियम नंबर 96, वो लेखक दान देने के लिए अच्छी संस्थाएं या अच्छे काम कैसे चुनें, ये मोटी हेडिंग के अंतर्गत आपको दान करना सिखाते हैं। तो सुनिए मित्रों, जब आपके पास थोड़ा पैसा आ जाएगा तो दान मांगने वाले भी आएंगे। मैं उन भावनात्मक आग्रहों की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम सबके लेटर बॉक्स में आते हैं। आपकी छोटी सी धनराशि जिंदगी भर एक परिवार का पेट भरेगी और दुनिया के सभी अंधों को रोशनी दिला देगी। आपको तो बस उन्हें यह छोटी सी धनराशि भेजनी है। ओह, जब आप यह छोटी सी धनराशि को कहीं और खर्च करते हैं तो आपको कितना अपराध बोध महसूस होता है, इसे महसूस न करें। मैं बड़े परोपकारी दान का जिक्र कर रहा हूँ, किसी खास उद्देश्य का, किसी खास व्यक्ति को सहारा देने का। मेरे मन में हमेशा इस बारे में शंका रही है और यह पूरी तरह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हमें पेंगुइन या खतरे में पड़ी मछली या विलुप्त होने वाली एल्बाट्रोस नामक समुद्री चिड़िया को बचाने के लिए दान देना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी आपकी है? चिड़ियाघर में कम से कम आप अपने बचाए हुए जानवर को देख तो सकते हैं, लेकिन जंगल में यह काम ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर, अच्छे दान की जगह चुनने के लिए यहाँ कुछ सलाहें दी जा रही हैं। नंबर वाइज फैसला करें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। दुनिया बचाना, व्हेल बचाना, छोटे बच्चे, गरीब, कैंसर रिसर्च। तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। सिर्फ पैसे देना, जुड़ना, सलाहकार बनना, चंदा इकट्ठा करना। मैं हमेशा ग्रीन पीस की नावें चलाना चाहता हूँ, मुझे वे बहुत शानदार लगती हैं। इंटरनेट पर उन परोपकारी संस्थाओं की जांच कर लें जो आपको उपयुक्त लगती हों। यह देख लें कि आपके आदर्श उन आदर्शों से मेल खाते हों। परोपकारी संस्थाओं की जांच कर लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट्स, ब्रोशर्स, काम की जानकारी, सदस्यता, मिशन स्टेटमेंट। अपनी सहज अनुभूति पर विश्वास करें। व्यक्तिगत रूप से मैं सीधे मेरे पास आने वाली हर परोपकारी संस्था को दान नहीं देता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि इससे मैं चिढ़ जाता हूँ। मैं ज़बरदस्ती दान नहीं देना चाहता हूँ। दान के मामले में मेरा खुद का मिशन स्टेटमेंट है, जिसमें यह भी शामिल है कि इसके लिए उन्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए। मैं उन संस्थाओं को भी पसंद करता हूँ जो लोगों को पैसे देने के बजाय सीधे मदद करती हूँ। गांव वालों को मछली पकड़ना आदि सिखाती हूँ। मैं सिर्फ छोटी परोपकारी संस्थाओं की ही मदद करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उन्हीं छोटी परोपकारी संस्थाओं की मदद करता हूँ जो ऐसे काम कर रही हों जो किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया भर के गरीबों का पेट भरने के लिए ऐसे कुएं की ज़रूरत होगी जिसमें तली न हो। ऐसा नहीं है कि यह अच्छा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मुझे यह बहुत हवाई लगता है। बहरहाल, मगर कोई संस्था किसी खास गांव के लिए ताज़ा पानी मुहैया कराना चाहती है या किसी शहर के स्कूली बच्चे के लिए नाश्ता उपलब्ध कराना चाहती हो तो मैं उसे समझ सकता हूँ। मित्रों, नियम नंबर 96 यहीं पूरा होता है। अब आ जाइए नियम नंबर 97 में, जिसकी मोटी हेडिंग है अपना पैसा खर्च कर लें, क्योंकि कोई भी इसे आप जितनी समझदारी से खर्च नहीं करेगा। क्या निश्चित रूप से हम सभी अपना पैसा खर्च करते हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं। जैसे जैसे हम ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, इसे दूसरों से अपने लिए खर्च करवाने की आदत ज़्यादा प्रबल होती जाती है। यकीन माने, दूसरों को पैसे सौंपना जोखिम भरा है, क्योंकि इससे दौलत में कमी हो सकती है। यह आसान सोच है। चूँकि हम व्यस्त हैं, इसलिए खरीदारी का काम किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप देना चाहिए जो यह काम करने के लिए तैयार हो। मैंने गौर किया है कि सफल अमीर लोग किसी चीज़ को किसी के भरोसे नहीं छोड़ते हैं। वे हर समय एक एक चीज़ पर पूरा ध्यान देते हैं। जाहिर है, जब हम इतने ज़्यादा बूढ़े हो जाएं कि अपने मामले खुद न देख सकें, तब दूसरों का सहारा लेने का समय आ सकता है, लेकिन तब तक कुछ न छोड़ें। उदाहरण, मेरा एक दोस्त है जिसके पास बहुत दौलत है। वो खर्च का काम अपने आसपास के हर व्यक्ति को करने देता है जो ऐसा करने का प्रस्ताव रखता है। उसका माली बागवानी के सारे औजार और मशीनें खरीदता है जिनमें
लॉन मोवर और चेनसा आदि शामिल हैं, सबसे बेहतरीन। और क्या, ये माली ऐसे मान मोलर्स पर सवारी करता है जिन्हें बगीचे के रोल्स रॉयस कहा जा सकता है। मेरा दोस्त बस चेक काटता है और माली हंसते हंसते अपने घर जाता है। जब भी बाहर का कोई व्यक्ति डिनर पर आता है तो मेरा दोस्त कैटरर्स को घर पर बुलाकर खाने का ठेका दे देता है। वह चेक साइन करता है और कॉन्ट्रैक्टर्स पूरी डिनर पार्टी आयोजित कर देते हैं। ओह, लेकिन आप कह रहे होंगे इसमें क्या, वह इसका खर्च उठा सकता है। हाँ, वह सचमुच उठा सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं। उसे लगातार लूटा जा रहा है। वह जितनी कीमत चुका रहा है उसे उतनी अच्छी चीज़ नहीं मिल रही है। अपने वित्तीय मामलों पर उसकी पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। वह अपने कर्मचारियों और किराए पर रखी सेवा कंपनियों का सम्मान खो रहा है। वे सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा और अक्ल बहुत कम। अगर वह सामंत होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तब वह आपको उससे यही उम्मीद होती, लेकिन वह खुद के दम पर अमीर बना है। जब नई कार खरीदने की बात आती है तब भी उसका यही हाल रहता है। वह शोरूम फ़ोन कर देता है और उसकी मनचाही कार उसके घर पहुंच जाती है। समस्या यह है कि शोरूम वाले अक्सर कार का वही मॉडल पहुंचाते हैं जो उनके यहाँ लंबे समय से पड़ा धूल खा रहा होता है और बिक नहीं रही होती है। इससे उस गुलाबी बेंटले के बारे में पूछें जो उसने खरीदी है। कोई और व्यक्ति उसे 10 लाख साल भर में भी हाथ नहीं लगाता। मैं उसे चिढ़ाता हूँ और कहता हूँ कि क्या शोरूम में कांच का ऑफिस है जहाँ से वे उसे आते हुए देख सकते हैं। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति और गरिमा बनाए रखना चाहते हैं तो आपको अपने खर्च पर काबू रखना होगा। कोई गुलाबी बेंटले नहीं। अपने क्रेडिट कार्ड दूसरों को न दें। किसी को व्यक्तिगत चेक साइन करने के लिए अधिकृत न करें। व्यक्तिगत खरीदार का इस्तेमाल न करें। लोगों के लिए सही बजट तय करें। उनसे खर्च के उचित प्रस्ताव मांगें। बारीक अक्षरों में छपी इबारत की जांच करें। हर चीज़ की जांच करें। हर चीज़ पर सवाल करें। ऊपर बने रहें, नियंत्रण में बने रहें। और अगर आप मेरी सलाह चाहते हो तो बैंक में जॉइंट अकाउंट कभी न खोलें। इस दिन और उम्र में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों, नियम नंबर 97 यहीं पर पूरा हुआ। अब आ जाइए नियम नंबर 98 में, जिसमें सलाह लेने से पहले जिम्मेदारी लें। यह मोटी हेडिंग है। अब सुनिए, यह पिछले नियम का ही अगला हिस्सा है। अगर आप सलाह ले रहे हैं तो पहले आपको यह जानने की ज़रूरत है आप क्या पाने की उम्मीद करते हैं। आप सलाह क्यों ले रहे हैं, आपकी सटीक स्थिति क्या है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई आपको इस बारे में सलाह कैसे दे सकता है। आप इसके बाद क्या चाहते हैं, वे इस मामले में कौन सी भूमिका निभाएंगे। अगर उनकी सलाह गलत, पुरानी, नुकसानदायक हो तो आप क्या कदम उठा सकते हैं। आपको आगे किस सलाह की ज़रूरत हो सकती है। और इससे पहले कि आप इनमें से कोई भी काम करें, आपको जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। हम सभी शुरुआत में, या कम से कम मैंने ऐसा किया था और उन ज़्यादातर लोगों ने भी ऐसा ही किया था जिनसे मैंने इस बारे में बात की है, यह उम्मीद करते हैं कि हम अंततः अमीर बन जाएंगे। यह एक अनुमानित प्रक्रिया है जो एक तरह से ऑस्मोसिस, परासरण जैसी है। जब आपकी उम्र पक जाती है तो सिद्धांततः आप अमीर बन जाते हैं, लेकिन फिर आप एक दिन जागते हैं और यह इस तरह नहीं लगता है। मेरे मामले में ऐसा नहीं था, इसलिए मैं स्थिति बदलने के लिए पूरे जोश में जुट गया और अब मैं बहुत ज़्यादा दौलतमंद हूँ। लेकिन इसमें कड़ी मेहनत और बहुत कोशिश करनी पड़ी। अब आप यह कदम कर चुके हैं। अब समीक्षा करने का समय है, जिम्मेदारी लेने का समय है, जायजा लेने का समय है। आपको यह जानने की ज़रूरत है कि आप कहाँ हैं, आप वहाँ कैसे पहुँचे, आपकी संपत्ति कितनी है। वित्तीय और आध्यात्मिक दृष्टि से आप आगे कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप वहाँ कैसे पहुँचने की उम्मीद करते हैं। जब आप इन सवालों के जवाब देंगे तभी आप अपनी योजनाओं के बारे में सलाह पाने के लिए तैयार होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि यह विशेषज्ञ की गंभीर और भारी किस्म की सलाह ही हो। कई बार सलाह अप्रत्याशित स्रोतों और लोगों से भी मिल सकती है। सुनना सीखें, यह समझना भी सीखें कि क्या नहीं कहा जा रहा है। खुश रहना सीखें। ओह,
ये हम सभी के लिए कितना बड़ा काम है। हम जितने ज़्यादा दौलतमंद बनते हैं उतना ही आसान नज़र आता है कि हम अपने मामले, वित्तीय मामले उन लोगों के हवाले कर दें जिनके बारे में हम सोचते हैं कि उनके दिल में हमारे सर्वश्रेष्ठ हित हैं, या जिन्हें हम विशेषज्ञ या नवीनतम स्थितियों और कानूनों के बारे में खास जानकार मानते हैं। मेरा मानना है कि वे इतने काबिल नहीं हैं और चतुर दौलतमंद लोग कोई भी चीज़ किसी को नहीं सौंपते हैं जब तक कि उन्हें अपने सलाहकारों पर सचमुच सचमुच यकीन न हो जाए। और यही मेरी भी सलाह है। मित्रों, नियम नंबर 98 यहीं पर पूरा होता है और अब इस पुस्तक के सिर्फ 2 नियम बचे हैं, 99 और 100। तो मित्रों, अब इन दोनों नियमों की बात अगले भाग में की जाएगी। दोस्तों, तब तक सभी भाग को सुनिए, सभी नियमों को सुनिए और साथ में गुनिए भी। जय हिंद फ्रेंड्स।